हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी लगातार कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम स्टॉक लेवल्स की बात करेंगे, जिसके अंडर हम रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल और डेंजर स्टॉक लेवल कवर करेंगे। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफली, और उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिस्कस मतलब लिख लिख कर सॉल्व करेंगे, जो कि आरटीपीज के क्वेश्चन होंगे, एमटीपीज के होंगे और पास्ट ईयर्स के भी कुछ क्वेश्चन होंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं जल्दी से। आ जाइए प्लीज। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मटेरियल चैप्टर का। काफी बार आता है इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन। रीऑर्डर लेवल, ये रीऑर्डर लेवल का क्या मतलब है? मटेरियल के जिस लेवल पर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं उसी को कहा जाता है रीऑर्डर लेवल। या मैं ऐसा कह सकता हूं, रॉ मटेरियल 50 किलोग्राम बचा हुआ है स्टोर रूम में, क्या 50 किलोग्राम पर हमें ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, या 40 किलोग्राम जब बचेगा तब हमें ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, या जब 30 किलोग्राम रॉ मटेरियल बचेगा स्टोर रूम में तब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? इसका मतलब हमें डिसाइड करना होगा कितने लेवल पर हम फ्रेश ऑर्डर प्लेस करें, उसी को कहा जाएगा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल निकालते हुए आपको ध्यान रखना होगा मैक्सिमम लीड टाइम और मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, राइट। आ जाइए प्लीज, देख लेते हैं। इट इज द लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट विच फ्रेश ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक। रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट होगा? मैक्सिमम लीड टाइम इनटू में मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, एक तो ये तरीका है। दूसरा, सेफ्टी स्टॉक, जिसको आप मिनिमम स्टॉक भी कह सकते हैं, प्लस एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन, राइट। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं पहले आपको लीड टाइम का मतलब समझा देता हूं। लीड टाइम को हम डिलीवरी पीरियड भी कह सकते हैं, रीऑर्डर पीरियड भी कह सकते हैं। यहां पर आपने ऑर्डर प्लेस करा, यहां पर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और ऑर्डर रिसीव होने में टाइम डेफिनेटली लगेगा। टाइम डेज के टर्म्स में लग सकता है, मिनट्स के टर्म्स में लग सकता है, आवर्स के टर्म्स में लग सकता है, वीक्स के टर्म्स में या मंथ्स के टर्म्स में भी टाइम लग सकता है डिलीवरी होने में, राइट। जितना टाइम गैप है उसी को टेक्निकली कहा जाता है लीड टाइम। समझ पा रहे हैं? हमने ऑर्डर प्लेस करा और ऑर्डर रिसीव होने में, ऑर्डर डिलीवर होने में टाइम लगा। टाइम जैसा मैंने कहा आवर्स के टर्म्स में हो सकता है, मिनट्स के टर्म्स में हो सकता है, डेज के टर्म्स में हो सकता है, मंथ्स के टर्म्स में हो सकता है, वीक्स के टर्म्स में भी हो सकता है। तो ऑर्डर आपने प्लेस करा, ऑर्डर रिसीव करा, जो टाइम गैप है उसी को टेक्निकली कहेंगे आप लीड टाइम, या आप इसको डिलीवरी पीरियड भी कह सकते हैं, या रीऑर्डर पीरियड भी आप बोल सकते हैं। समझ गए? कभी कभी मैक्सिमम लग सकता है, कभी मिनिमम लग सकता है और कभी एवरेज लग सकता है। बात समझ पा रहे हैं? यस। तो लीड टाइम आप समझ गए ना। लीड टाइम का मतलब क्या होगा? लीड टाइम का मतलब है इट इज द टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर प्लेस्ड एंड ऑर्डर रिसीव्ड। लीड टाइम में बी मैक्सिमम, एवरेज और मिनिमम एज द केस में बी। लीड टाइम डेज के टर्म्स में हो सकता है, वीक्स के टर्म्स में हो सकता है, मंथ्स के टर्म्स में हो सकता है, आवर्स के टर्म्स में हो सकता है, मिनट्स के टर्म्स में हो सकता है। सिचुएशन टू सिचुएशन ये डिफर कर सकता है। मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज हो सकता है, राइट। अब आते हैं आगे। कंजम्पशन रेट का मतलब क्या है? कंजम्पशन रेट का मतलब है किस रेट पर हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, कितना रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसी को कहा जाता है कंजम्पशन रेट। यूसेज रेट भी आप कह सकते हैं, राइट। कंजम्पशन रेट या यूसेज रेट भी आप इसको कह सकते हैं। देखिए, इट इज द रेट एट विच रॉ मटेरियल इज कंज्यूम्ड या यूज्ड इन मेकिंग द फिनिश प्रोडक्ट।
इट में बी, ऑब्वियस सी बात है, जब सभी वर्कर्स फैक्ट्री में आएंगे, अच्छी सिचुएशन है, सब कुछ सही चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रॉ मटेरियल का ज्यादा कंजम्पशन होगा, ज्यादा फिनिश प्रोडक्ट बन पाएगा। यदि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है या लेबर आई नहीं है या पावर बार बार फेल हो रही है, पावर का फेलियर हो रहा है या मशीन ब्रेकडाउन हो रही है, तो इसका मतलब रॉ मटेरियल कम यूज होगा। इसका मतलब जो कंजम्पशन रेट है वो मैक्सिमम, एवरेज और मिनिमम हो सकता है। मतलब जिस रेट पर, जिस स्पीड से आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसी को कहा जाता है कंजम्पशन रेट, राइट। आगे ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पर लिखा, सिमिलैरिटी या यूनिफॉर्मिटी, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं समानता, शुड बी मेंटेन्ड बिटवीन लीड टाइम एंड कंजम्पशन रेट। मतलब क्या, यदि लीड टाइम डेज में है, यदि लीड टाइम डेज में है तो कंजम्पशन रेट भी आपको डेज में ही लेना होगा। यदि लीड टाइम डेज में है तो कंजम्पशन रेट भी आपको डेज में लेना होगा। यदि लीड टाइम वीक्स में है तो कंजम्पशन रेट भी आपको वीक्स में ही लेना होगा, राइट। एक और तरीका है, यदि आप मिनिमम लीड टाइम ले रहे हैं तो मिनिमम कंजम्पशन रेट ही कंसीडर करेंगे। यदि आप मैक्सिमम लीड टाइम ले रहे हैं तो मैक्सिमम कंजम्पशन रेट ही कंसीडर करेंगे, राइट। ये होती है यूनिफॉर्मिटी या सिमिलैरिटी, या हिंदी में कह सकते हैं समानता। तो यूनिफॉर्मिटी, सिमिलैरिटी शुड बी मेंटेन्ड बिटवीन लीड टाइम एंड कंजम्पशन रेट। आगे एग्जांपल मैंने दिया, इफ लीड टाइम इज इन डेज देन कंजम्पशन रेट शुड ऑल्सो इन डेज ओनली, राइट। आगे देखते हैं। तो जैसा मैंने शुरू में बताया, रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है, इट इज द लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट विच फ्रेश ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक। इसी को कहा जाता है रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पॉइंट। और रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करते हुए आप मैक्सिमम लीड टाइम रखेंगे ताकि सेफ साइड में रहें, और मैक्सिमम कंजम्पशन रेट को कंसीडर करेंगे। एक तो ये तरीका होगा, इसी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। यदि मैक्सिमम लीड टाइम नहीं निकल पा रहा है या मैक्सिमम कंजम्पशन रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन। एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन का मतलब है एवरेज लीड टाइम इनटू में एवरेज कंजम्पशन रेट, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो रीऑर्डर लेवल आप समझ गए ना, बताइए जरा प्लीज, रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम लीड टाइम इनटू में मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, और सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन। यदि हम लॉजिकली देखें, रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है, इट इज द लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट विच फ्रेश ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक, राइट। बच्चों हमें कॉन्सेप्ट ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, इसीलिए, अदरवाइज एक एक क्लास में लगाता हूं स्टॉक लेवल्स को, हर तरीके से समझाता हूं एग्जांपल के साथ, एक एक छोटे पॉइंट को लिखवाता हूं, एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि फॉर्मूला रटना ना पड़े। लेकिन रिविजनरी बैच में दिक्कत यह है कि टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, इसी वजह से रिविजनरी बैच है तो उसमें हम कॉन्सेप्ट को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो इतना जरूर बताऊंगा आपको ताकि ऐसा ना लगे कि सर खाली क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन तो हम करेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हुए ही क्वेश्चन करेंगे, वो ज्यादा सही तरीका होगा। और बच्चों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट भी जरूर करें, ठीक है। आगे मिनिमम स्टॉक की बात करते हैं। रीऑर्डर लेवल हम समझ गए, एक बार और रिपीट करना। रीऑर्डर लेवल का मतलब है मैक्सिमम लीड टाइम इनटू में मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, या मिनिमम स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक भी हम कह सकते हैं, प्लस एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होनी चाहिए लीड टाइम और कंजम्पशन रेट में। अब आते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। देखिए, इतना स्टॉक मटेरियल का हम हमेशा स्टोर रूम में होना चाहिए। यदि मिनिमम स्टॉक आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं स्टोर रूम में तो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाएगी, प्रोडक्शन रुक जाएगा, राइट। प्रोडक्शन रुक जाएगा तो काफी नुकसान हो सकता है मैन्युफैक्चरर को, कंपनी को, ये आपको ध्यान में रखना है।
तो मिनिमम स्टॉक का मतलब क्या है? लोएस्ट लेवल ऑफ मटेरियल स्टॉक दैट मस्ट बी मेंटेन ऑल द टाइम सो दैट देयर इज नो स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। अब हमने रीऑर्डर लेवल को बेस लेना है, मिनिमम स्टॉक लेवल निकालते हुए रीऑर्डर लेवल को बेस लेना है। रीऑर्डर लेवल माइनस, ऑब्वियस सी बात है, जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर दिया, दैट इज रीऑर्डर कर दिया हमने स्टॉक, तो आने में टाइम लगेगा, मैक्सिमम टाइम भी लग सकता है, मिनिमम टाइम भी लग सकता है, लेकिन एवरेज टाइम के ज्यादा चांसेस हैं। इसी वजह से एवरेज टाइम में एवरेज रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा फैक्ट्री में, तो उतना पार्ट हम डिडक्ट कर देंगे, तो जो बाकी पार्ट बचेगा उसी को कहा जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल। इसी वजह से मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करते हुए भी रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज लीड टाइम इनटू में एवरेज कंजम्पशन रेट हमने लिया, राइट। आगे बढ़ते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल पर। मैक्सिमम स्टॉक लेवल की बात करते हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या है? इससे ज्यादा आप कभी भी रॉ मटेरियल स्टोर रूम में मेंटेन नहीं करेंगे। इससे ज्यादा मेंटेन करेंगे तो खराब होने के चांसेस हैं, कैरिंग कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, और ऐसा कोई मैन्युफैक्चरर नहीं चाहेगा। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वांटिटी फॉर एनी मटेरियल विच कैन बी हेल्ड इन स्टॉक एट एनी टाइम। रीऑर्डर लेवल हमें अगेन बेस लेना होगा, फिर हमें रीऑर्डर क्वांटिटी को कंसीडर करना होगा, रीऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी आप कह सकते हैं, और मिनिमम लीड टाइम इनटू में मिनिमम कंजम्पशन रेट हम लेंगे। तो इस तरीके से मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाला जा सकता है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे कैलकुलेट होगा? रीऑर्डर लेवल को बेस लिया, और जब आप रीऑर्डर कर रहे हैं मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि इतने स्टॉक पर आपको ऑर्डर प्लेस करना है, इतने स्टॉक पर आपको फ्रेश ऑर्डर प्लेस करना है, तो अब आप कितनी क्वांटिटी प्लेस करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी प्लेस करेंगे ताकि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो सके और मिनिमाइज भी हो सके। बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब रीऑर्डर लेवल हमने बेस लिया प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कह सकते हैं, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर क्वांटिटी पर लीड टाइम जीरो होता है। लीड टाइम जीरो होता है, ये अजम्पशन होता है, इसीलिए हम मानेंगे प्रैक्टिकली नॉर्मली कि मिनिमम लीड टाइम ही लगा होगा, और मिनिमम लीड टाइम में मिनिमम कंज्यूम हो गया होगा। तो जितना कंज्यूम हो गया मिनिमम वो डिडक्ट कर देंगे, बाकी जो बचेगा उसी को कहा जाएगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम लीड टाइम इनटू में मिनिमम कंजम्पशन रेट, राइट। एवरेज स्टॉक तो बड़ा सिंपल है, जो कि थ्रू आउट द ईयर नॉर्मली मेंटेन होता है स्टोर रूम में। मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्टॉक लेवल आएगा, और इसी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। हालांकि जब मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट नहीं हो सकता है और ना ही कोई इंफॉर्मेशन हमें गिवन है मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने के रिगार्ड में क्वेश्चन में, तो हम मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ भी कर सकते हैं। ROQ यहां पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगा। बात समझ पा रहे हैं? डेंजर स्टॉक लेवल, इमरजेंसी में आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो उसी को कहा जाएगा डेंजर स्टॉक लेवल। और जब भी आप इमरजेंसी में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप मिनिमम कंजम्पशन रेट भी फॉलो कर सकते हैं या एवरेज कंजम्पशन रेट फॉलो कर सकते हैं। प्रायोरिटी आप एवरेज कंजम्पशन रेट को देना, यदि एवरेज कंजम्पशन रेट नहीं है तो आप फिर मिनिमम कंजम्पशन रेट कंसीडर कर सकते हैं। तो डेंजर स्टॉक लेवल कैसे कैलकुलेट होगा? इमरजेंसी में आपने ऑर्डर प्लेस करा तो टाइम आप मिनिमम से भी कम लेना चाहेंगे, क्योंकि नॉर्मल इशू जो कर सकते थे स्टोर रूम से फैक्ट्री में वो कर नहीं पा रहे क्योंकि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है। तो आपने एक इमरजेंसी में ऑर्डर प्लेस कर दिया, और इमरजेंसी में ऑर्डर प्लेस करा है तो मिनिमम लीड टाइम से भी कम टाइम लगना चाहिए, तभी फायदा होगा। तो इट इज द लेवल एट विच नॉर्मल या एवरेज इशू ऑफ रॉ मटेरियल्स आर स्टॉप्ड एंड इमरजेंसी इश्यूज आर ओनली मेड। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू में लीड टाइम फॉर इमरजेंसी। एवरेज कंजम्पशन रेट को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। यदि एवरेज कंजम्पशन रेट नहीं मालूम है तो फिर आप मिनिमम कंजम्पशन रेट ले सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी आपको एवरेज कंजम्पशन रेट को ही देनी होगी।
यहां मैंने स्टार लगा के लिख भी दिया, मिनिमम कंजम्पशन रेट में ऑल्सो बी टेकन बट फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट चॉइस शुड बी गिवन टू एवरेज कंजम्पशन रेट ओनली। और लीड टाइम फॉर इमरजेंसी यदि नहीं गिवन है, लीड टाइम फॉर इमरजेंसी नहीं गिवन है, तो फिर आप मिनिमम लीड टाइम ले सकते हैं, राइट। ओके सर, इस तरीके से हमने ये कॉन्सेप्ट लगभग 15 मिनट में कवर कर लिया है बच्चों। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। प्रीवियस सेशन में हमने क्वेश्चन 6 तक कवर कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन 7 पर। नवंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, राइट। रीड करते हैं ध्यान से। मैसर एस जे प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर 20,000 यूनिट्स ऑफ आ प्रोडक्ट पर मंथ। जो कंपनी है वो 20,000 यूनिट्स प्रोडक्ट की बनाती है एक महीने में। दी कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹1500। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें गिवन है। दी परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹100 पर केजी। रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस भी हमें गिवन है ₹100 पर केजी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है इन अ मंथ। यदि हम 12 महीने की बात करें तो मल्टीप्लाई करके निकाला जा सकता है। 20,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इनटू में 12 मंथ्स, 2,40,000 यूनिट्स आ जाएंगी। दी कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 1500 है, परचेज प्राइस ₹100 पर केजी है। दी ऑर्डरिंग रीऑर्डर पीरियड या लीड टाइम हम कह सकते हैं 5 to 7 वीक्स। 5 to 7 वीक्स का मतलब है मिनिमम 5 वीक्स, मैक्सिमम 7 वीक्स। दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 6 वीक्स एवरेज आएगा। नॉर्मल भी आप कह सकते हैं उसको। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल वेरीज फ्रॉम 200 किलोग्राम टू 300 किलोग्राम पर वीक। मतलब मिनिमम कितना कंज्यूम करेंगे आप एक वीक में? 200 केजी, मैक्सिमम 300 केजी, और ऑन एन एवरेज 250 केजी पर वीक, राइट। अब आप यदि एनुअल रिक्वायरमेंट निकालना चाहते हैं तो क्या मिनिमम कंज्यूम करना चाहेंगे 52 वीक्स में, ताकि मिनिमम प्रोडक्शन हो, मिनिमम सेल हो, मिनिमम प्रॉफिट कमाया जा सके? ऐसा तो कोई नहीं करना चाहेगा। क्या मैक्सिमम कंज्यूम करना चाहेंगे हर वीक में? यस, चाहेंगे तो हम मैक्सिमम कंज्यूम करना हर वीक में अप टू 52 वीक्स तक। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी पर्टिकुलर वीक में लेबर छुट्टी कर सकती है, मशीन ब्रेकडाउन हो सकती है, लॉन्ग पीरियड के लिए पावर फेलियर हो सकता है। इसी वजह से हम मैक्सिमम कंज्यूम नहीं कर सकते, मिनिमम करना नहीं चाहेंगे। तो यदि हम एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल निकालना चाहते हैं, उसको निकालने के लिए हमें एवरेज कंजम्पशन पर वीक दैट इज 250 केजी लेना होगा। आगे कैरिंग कॉस्ट हमें गिवन है 9.75 पर एनम, 9.75% per annum. You are required to calculate reorder quantity that is economic order quantity कह सकते हैं आप। reorder level, minimum level, average stock level निकालने के लिए हमें maximum stock level भी निकालना पड़ेगा। चलिए, कॉन्सेप्ट हम समझ गए हैं। अब हम क्वेश्चंस पर आएंगे और एक एक क्वेश्चन को मैं लिखवा कर ही कराऊंगा, ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। और बच्चों आप रजिस्टर मेंटेन कर लें, ये सेशन नंबर 3 है हमारा, राइट। फर्स्ट सेशन में मैंने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस कराए थे, और जो पिछला सेशन था वो काफ़ी छोटा सेशन था हमारा। प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 छोटा था, जिसमें हमने क्वेश्चन 5 और 6 करे थे। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो प्लीज़ आप रजिस्टर वगैरह मेंटेन करके प्रॉपर तरीके से आप अपनी स्टडी करें, रिवाइज करें, और कॉन्सेप्ट को भी साथ के साथ लिखते रहें उसी रजिस्टर में, या अलग से मेंटेन कर लें यदि आपने मेंटेन नहीं किया है तो, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने रेगुलर क्लास मेरे से ली हुई है या फास्ट ट्रैक बैच लिया हुआ है, उन बच्चों को तो करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो केवल खाली देख लेंगे, उतना ही काम चल जाएगा, और नहीं भी देखेंगे तब भी काम चल सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन क्लासेस में रिटर्न फॉर्म में ही करवाता हूँ, और मैक्सिमम क्वेश्चन ही मेरी बुक में अनसॉल्व गिवन है, ताकि हम सॉल्व कर सके, ठीक है ना। चलिए, और बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने आपको बताया कि आप रजिस्टर वगैरह मेंटेन कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ लिख सकते हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट
ordering cost per order which is denoted by O, that is 1500. आगे एनुअल रिक्वायरमेंट, मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी करना, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल जिसको हम ए से डिनोट करते हैं नॉर्मली, और कितना है ये एवरेज बेसिस पर लेंगे 250, यस 250 केजी पर वीक, इनटू में ईयर का निकाल रहे हैं तो 52 वीक्स होंगे ईयर में, दोनों को मल्टीप्लाई करके अभी लिख देते हैं कितना आएगा। ये आ गया 13,000 किलोग्राम्स। अब आगे बढ़ते हैं और कैरिंग कॉस्ट की बात करते हैं। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम विच इज डिनोटेड बाई C, 100 रुपीज पर केजी, इनटू में 9.75%, दैट इज कितना होगा 9 रुपी 75 पैसा कैरिंग कॉस्ट आएगी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, री ऑर्डर क्वांटिटी दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। और बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान से रीड करना होगा, यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं तो तभी आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे। ए दैट इज 13,000 और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1500, कैरिंग कॉस्ट अभी हमने कैलकुलेट करी 9 रुपी 75 पैसा। सॉल्व करिए भाई। अच्छा 2000 किलोग्राम आ जाएगा, आप भी चेक कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या री ऑर्डर क्वांटिटी आप इसको कह सकते हैं 2000 किलोग्राम्स, ठीक है 2000 किलोग्राम्स। और जो 20,000 ऊपर फर्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ है ये बेसिकली प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, इसका कोई लेना देना नहीं है, हमें तो रॉ मटेरियल से लेना देना है। री ऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए रॉ मटेरियल को कंसीडर करना है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये पार्ट कंसीडर करा। मैक्सिमम हम करना चाहते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं है यूज़ करना हर वीक में लगातार 52 वीक तक, मिनिमम हम करना नहीं चाहेंगे, इसीलिए चांसेस हैं कि हम 250 पर वीक ऑन एन एवरेज बेसिस पर यूज़ करें लगातार 52 वीक तक। इसी वजह से एनुअल रिक्वायरमेंट हम एवरेज कंजम्पशन के बेसिस पर हम निकालते हैं जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है ना, जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा लॉजिकल है प्रैक्टिकल सिनेरियो में। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, दैट इज रीऑर्डर लेवल, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, मैक्सिमम लीड टाइम इनटू में मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। बच्चों शॉर्ट में लिखा है, एग्जाम में आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी होती है, लेकिन हमारा रिविजनरी बैच है इस वजह से मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। मैक्सिमम लीड टाइम है 7 वीक्स और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के पर्पज से मैक्सिमम कंजम्पशन लिया जाएगा, दैट इज 300 किलोग्राम्स। तो सिंपली 2100 किलोग्राम्स आ गया। इसका मतलब यदि स्टोर रूम में 2100 किलोग्राम तक आ चुका है रॉ मटेरियल का लेवल, तो आपको फ्रेश ऑर्डर फटाफट प्लेस करना है ताकि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज ना हो, राइट। थर्ड पार्ट है मिनिमम स्टॉक का है, आई थिंक यस, मिनिमम लेवल या मिनिमम स्टॉक एक ही बात है। मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल, और नॉर्मली एवरेज लीड टाइम कंसीडर करते हैं क्योंकि एवरेज टाइम ही लगता है, मैक्सिमम टाइम
पॉसिबल नहीं है, मिनिमम लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर डिलीवरी एवरेज लीड टाइम में हो जाती है। तो एवरेज लीड टाइम इनटू में एवरेज कंजम्पशन रेट, राइट। तो रीऑर्डर लेवल हमने कैलकुलेट कर लिया 2100, एवरेज लीड टाइम 6 वीक्स हैं। कैसे निकाला 6 वीक्स? 7, 5 मिनिमम है, 7 मैक्सिमम है, तो 5 + 7 दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6 वीक्स। एवरेज कंजम्पशन रेट 250 ऑलरेडी गिवन है, तो 1500 आ गया। 600 आपका मिनिमम स्टॉक आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, नंबर 4 पार्ट दैट इज एवरेज स्टॉक लेवल। आप इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाई 2। मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो कैलकुलेट करना होगा। चलिए जी निकाल लेते हैं नोट के रूप में। मैक्सिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम लीड टाइम इनटू में मिनिमम कंजम्पशन रेट। ओके सर, रीऑर्डर लेवल 2000, सॉरी रीऑर्डर लेवल तो 2100 है और रीऑर्डर क्वांटिटी 2000 माइनस 5 वीक्स, और कंजम्पशन रेट मिनिमम कितना है ये, दैट इज 200। कैलकुलेट करना होगा भाई। अब हमें बच्चों कैलकुलेट करना होगा। ये आ गया 4100 और ये आ गया 1000, दैट इज 3100 किलोग्राम मैक्सिमम। अब 3100 किलोग्राम प्लस मिनिमम कितना था 600 था, डिवाइडेड बाई 2 3700 हुआ। 3700 को 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करना है तो आप लिख सकते हैं 1850 किलोग्राम्स। एक और तरीका है इसका, लिख लीजिए प्लीज। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ। मिनिमम 600 है, ROQ दैट इज 2000 है, तो ये आप 1600 लिख सकते हैं, दैट इज 1600, राइट। चलिए जल्दी से नोट डाउन करें प्लीज। 1600 दोनों से आंसर डिफर करेगा, क्योंकि ये जो सेकंड वाला है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ, ये एक तरीके से जुगाड़ वाला फॉर्मूला है। आप प्रायोरिटी उसी को देंगे जो ऊपर आपने लिया, मैक्सिमम स्टॉक प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल, इसी को आप प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। दोनों दिखा देंगे आप एग्जाम में शो करके, बेटर रहेगा। एक बच्चा मेरे से पूछना चाह रहा है कि सर रीऑर्डर लेवल आप दूसरे तरीके से भी तो निकाल सकते हैं। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल सही बात है। क्या? मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन, उसके थ्रू भी आप रीऑर्डर लेवल निकाल सकते हैं। मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन, राइट, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लीज, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें बच्चे सिली मिस्टेक कर सकता है बच्चा, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 9 काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में, इसको डील करेंगे। और फिर क्वेश्चन 10 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आप लिख सकते हैं।
लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन 8 की बात होती है, आ जाइए। रौनक 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 लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरर ऑफ मॉनिटर्स फॉर पीसीज। अ मॉनिटर रिक्वायर्स, एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से रीड करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएं, करेक्ट मैनर में क्वेश्चन को समझ पाएं और फिर करेक्ट आंसर आप दे पाएं। रौनक लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ मॉनिटर्स फॉर पीसीज। अ मॉनिटर रिक्वायर्स 4 यूनिट्स ऑफ पार्ट एम। मतलब मॉनिटर बनाने के लिए हमें, एक मॉनिटर बनाने के लिए 4 यूनिट्स ऑफ पार्ट एम की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये बेसिकली रॉ मटेरियल है, ये हमारा मटेरियल है या हम रॉ मटेरियल कह सकते हैं। पार्ट एम मॉनिटर है फिनिश्ड प्रोडक्ट। एवरेज मंथली मार्केट डिमांड हमें गिवन है 2000 मॉनिटर्स, राइट, 2000 मॉनिटर्स और एक मॉनिटर के लिए 4 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है पार्ट एम की। तो 2000 के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी? 2000 इंटू में 4 करेंगे दैट इज 8000 पर मंथ होगा, इंटू में 12 करेंगे तो 96,000 एनुअल रिक्वायरमेंट आ जाएगी रॉ मटेरियल पार्ट एम की, मॉनिटर बनाने के पर्पज से। ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें गिवन है 1000 रुपीज। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20% पर एनम। कॉस्ट ऑफ पार्ट, मैं फिर दोबारा कहूंगा पार्ट मतलब ये रॉ मटेरियल को परचेज करने की कॉस्ट है। नॉर्मल यूसेज जिसको आप एवरेज कंजम्पशन भी कह सकते हैं, 4 to 5 पार्ट्स पर वीक, 140 पार्ट्स पर वीक मिनिमम, मैक्सिमम 710। और लीड टाइम टू सप्लाई, सप्लायर कितना टाइम बता रहा है? 3 से 5 वीक, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करा दैट इज 4 वीक्स एवरेज बेसिस पर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है आगे। इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली, ये दूसरा ऑप्शन है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फर्स्ट ऑप्शन हुआ फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, और सेकंड ऑल्टरनेटिव है क्वार्टरली दैट इज 30,000, ये सेकंड ऑल्टरनेटिव है। दो ऑप्शन हुए, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ज्यादा सुटेबल होगा, अप्रोप्रिएट होगा, इकोनॉमिकल होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में। और जब हम 30,000 सिंगल ऑर्डर में मंगवाएंगे तो सप्लायर हमें 5% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, तो देखना होगा हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके दोनों लेवल पर किस पर इकोनॉमिकल होगा। तो सेकंड ऑप्शन आप यहां पर इसको लिख सकते हैं। और फिर रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक हमें कैलकुलेट करना है। आरटीपी नवंबर 2018 का क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 लिखिएगा, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ raw material, that is part M, 2000 units per month into में 4 units of part M into में 12 months। समझ गए ना? 8000 इंटू में 12 मंथ्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96,000 आएगा, 96,000 यूनिट्स, राइट। ओके सर, इसी को हम ए से डिनोट करते हैं। ओ हमें गिवन है, क्विकली हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू में ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी, 2 इंटू में 96,000 यूनिट्स ऑफ पार्ट एम। ऑर्डरिंग कॉस्ट 1000 रुपीज है। कैरिंग कॉस्ट देखिए, परचेज हमने कितने में किया है? 350 में। और होल्ड करने की कॉस्ट, कैरी करने की कॉस्ट है थ्रू आउट द ईयर 20%। निकाल लेते हैं भाई। तो 2 इंटू में 96,000 1000 और ये आ गया डिवाइड करके टी, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट और कर देते हैं 16 अप्रॉक्स कर लेते हैं। चलिए 1656 यूनिट्स
या पार्ट्स भी आप कह सकते हैं, पार्ट्स ब्रैकेट में अप्रॉक्स, ठीक है। तो 1656 पार्ट्स अप्रोक्सीमेटली मैंने लिख दिया, पॉइंट में आ रहा था। आगे इसी में स्टेटमेंट शोइंग टोटल एनुअल कॉस्ट एट 2 alternatives, particulars, economic order, level, quarterly लेवल। मेरे साथ साथ ही आप लिखते रहिएगा प्लीज। ऑर्डर साइज 1656 यूनिट्स, पार्ट्स भी आप कह सकते हैं, पार्ट्स भी कह सकते हैं, 1656 पार्ट्स। इसके अलावा 30,000 यूनिट्स या पार्ट्स आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे परचेज कॉस्ट पर पार्ट दैट इज 350 सेम, और इस केस में 350 माइनस 5%, ये निकाल लेते हैं। 350 माइनस 5%, ये आ गया 332.50, ठीक है, 332 रुपये 50 पैसे। आगे बढ़ते हैं, अब हम ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट ए अज्यूम कर लेते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लेते हैं डायरेक्ट। या तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स अलग से निकालें, या मैं डायरेक्ट कर सकता हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट ए और डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट मैं डायरेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। आप अलग से भी निकाल सकते हैं, मैं स्टार लगा के लिख भी दूंगा। 96,000 एनुअल रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाई 1656 पार्ट्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्म में, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1000 रुपीज है, और ये 96,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इनटू में 1000 रुपीज ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम कंसीडर करेंगे। अब निकालना होगा भाई हमें 96,000 1656, तो ये आ जाएगा, पॉइंट में आ रहा है, चलिए मैं एग्जैक्ट अप्रॉक्स करके लिख देता हूँ, 57,971। इस पे स्टार लगा देते हैं। दूसरे केस में भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 96,000 डिवाइड बाई 30,000, ये आ जाएगा 3200। स्टार लगा के लिख देते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये मैंने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि आप यदि नंबर ऑफ ऑर्डर्स अलग से निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी पॉइंट्स में आएंगे, तो आप एग्जैक्ट करेंगे और उसके बाद फिर 1000 रुपीज ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57,971 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। 3200 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। इसी पर्पज से मैंने स्टार लगा दिया। यदि आप लिखना चाहते हैं तो और लगाकर ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया था, फर्स्ट लेक्चर में भी, राइट, फर्स्ट सेशन में। आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पर, बी पार्ट, परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट ये भी पर एनम है, राइट, ये भी पर एनम है, ध्यान रखना। 96,000 इंटू 350, अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 96,000 इंटू में 332.50, कितना आएगा ये कर लेते हैं। 96,000 इंटू में 350, 336 लैक्स।
दूसरे केस में 96,000 इंटू में 3192 चलिए जी आगे बढ़ते हैं सी पार्ट पर। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर एनम 1656 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 350 इंटू में 20%, ये तो सिंपल है, और 30,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 332, यहाँ पे डिस्काउंट था इसलिए 350 नहीं लेंगे, 20% एज इट इज रहेगा। चलिए जी कर लेते हैं क्विकली। ये आ गया 57,000, 57,960। थोड़ा सा डिफर करेगा पॉइंट की वजह से, अदरवाइज ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे सेम होती हैं, पॉइंट की वजह से डिफर कर रही है, ठीक है ना। ओके सर, दूसरी सिचुएशन में 15,000 हो गया, ये आ गया 90, ये तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, 997500। अब इन सभी का सम कर लेते हैं क्विकली। ये आ जाएगा 33715931, ठीक है, 33715931। इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं 3200 3192 तो ये आ गया 32,920 और 700, ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगी, ठीक है। क्या पूछा था वो देख लेते हैं। इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 30,000 यूनिट्स ऑफ पार्ट एम एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग? बोलो बच्चों यस। डिसीजन लिख देते हैं, यस it is worth accepting delivery of raw material from the supplier on quarterly basis as total cost is least, या आप मिनिमम भी लिख सकते हैं, दैट्स इट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अब रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट कर लेते हैं क्विकली, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी रीऑर्डर लेवल में। मैक्सिमम लीड टाइम इनटू में मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, मैक्सिमम लीड टाइम 5 वीक्स है, इनटू में 710 पार्ट्स हम कह सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई 3550 पार्ट्स या यूनिट्स आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी यहां पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, मिनिमम लीड टाइम इनटू में मिनिमम
कंजम्पशन रेट। ROL अभी हमने कैलकुलेट किया 3550, ROQ 1656, मिनिमम लीड टाइम 3 वीक्स और मिनिमम यूसेज या कंजम्पशन है 140 पार्ट्स। चलिए जी क्विकली करते हैं। 35, 50, 1656, 560, तो ये आ गया 4786 पार्ट्स। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज लीड टाइम इनटू में एवरेज कंजम्पशन। बच्चों स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगी लेकिन आप लिख सकते हैं आसानी से। रीऑर्डर लेवल 3550 माइनस एवरेज लीड टाइम कितना होगा 4 वीक्स। एवरेज कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन हम कह सकते हैं दैट इज 425। और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं, छोड़ो डायरेक्ट ही कर देते हैं फटाफट। 1700 डिडक्ट कर दें, 1850 आ जाएगा। ये आ रहा है ना, यस इतना ही आ रहा है क्योंकि 1700 डिडक्ट कर देंगे, दैट्स इट। तो ये भी आप बहुत बढ़िया हुआ आपका। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है इस तरीके का क्वेश्चन। A company uses 4 raw materials A, B, C and D for a particular product for which the following data apply। इस केस में कंपनी 4 रॉ मटेरियल का यूज़ करती है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। यूसेज दैट इज कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट किलोग्राम्स में हमें गिवन है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस कॉलम पे किलोग्राम्स के टर्म्स में गिवन है 12 kg, 8 kg, 6 kg, 5 kg। रीऑर्डर क्वांटिटी हमें गिवन है 12,000, 8,000, 10,000, 9,000। प्राइस पर किलोग्राम हमें गिवन है 12 रुपीज़, 22 रुपीज़, 18 रुपीज़, 20 रुपीज़। डिलीवरी पीरियड वीक्स में हमें गिवन है, मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम। रीऑर्डर लेवल हमें गिवन है ए मटेरियल, बी मटेरियल का, सी और डी का हमें कैलकुलेट करना है और साथ के साथ ए और बी का और साथ के साथ डी का हमें मिनिमम लेवल भी कैलकुलेट करना है। अब आप ध्यान से रीड करना। वीकली प्रोडक्शन, वर्ड आ रहा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 550 to 1250 यूनिट्स, एवरेजिंग 900 यूनिट्स ऑफ द सेड प्रोडक्ट। ध्यान देना, ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, मिनिमम कितना बनाएंगे, मिनिमम पर वीक कितना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस की जा सकती हैं 550, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस की जा सकती हैं 1250, ऑन एन एवरेज बेसिस पर कितना प्रोड्यूस किया जा सकता है फिनिश प्रोडक्ट 900 यूनिट्स पर वीक। हमें तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम स्टॉक ऑफ ए हमें कैलकुलेट करना है। जल्दी से आ जाइएगा प्लीज। क्वेश्चन 9 है ये। क्वेश्चन 9 फर्स्ट पार्ट है मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए। रीऑर्डर लेवल शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखनी होगी। मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए दैट इज रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज लीड टाइम या डिलीवरी पीरियड भी आप कह सकते हैं, इनटू में एवरेज कंजम्पशन रेट, ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके। ROL देखें, ए का कितना है ROL,
थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ROLA का 60,000 है, ठीक है जी। तो हमने यहाँ लिख दिया 60,000 किलोग्राम्स। एवरेज लीड टाइम देखिएगा, एवरेज लीड टाइम ए का 3 वीक्स। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर, एवरेज यूनिट्स कितनी बना रहे हैं? 900 यूनिट्स हैं, ये ध्यान देना, यूनिट्स हैं, यूनिट्स। और एक यूनिट को बनाने के लिए कितना कंज्यूम हो रहा है? 12 kg। एक यूनिट को बनाने के लिए 12 kg, 12 kg, 12 kg। ध्यान से देखिएगा प्लीज, ये 900 यूनिट्स हैं, मतलब ये ऑन एन एवरेज बेसिस पर एक वीक में 900 यूनिट्स बनाई जा सकती हैं। ऑन एन एवरेज बेसिस पर एक वीक में, ऑन एन एवरेज बेसिस पर एक वीक में बनाई जा सकती हैं 900 यूनिट्स। एक यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल ए के केस में 12 किलोग्राम लगता है, 12 केजी लगता है। तो 900 यूनिट्स को बनाने के लिए कितना लगेगा? 12 किलोग्राम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी जरा देख लेते हैं, इधर कर लेते हैं। 60 तो ठीक है, 3 इंटू में 900 इंटू में 12, ये आ गया 27,600 किलोग्राम्स। ये आ जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए, दैट इज 27,600 किलोग्राम। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, अब हमें मैक्सिमम स्टॉक बी का कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम, बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहां लिख भी देता हूं, ये होगा एवरेज कंजम्पशन, ठीक है, ऑफ मटेरियल ए। मटेरियल ए है ना, यस, ऑफ मटेरियल ए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आ जाइएगा प्लीज। मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ बी का कैलकुलेट करना है इस केस में। ROQ माइनस मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम इनटू में मिनिमम कंजम्पशन रेट। तो ROL बी का चेक करते हैं, ROL बी का है 70,000, 70,000। ROQ कितना है? 8,000। मिनिमम लीड टाइम कितना है? मिनिमम लीड टाइम है 5 वीक्स। और मिनिमम कितना प्रोड्यूस किया जा सकता है एक वीक में? 550 यूनिट्स हैं, अगेन ये बात करेंगे हम। और एक यूनिट बनाने के लिए कितना कंज्यूम हो रहा है? बी 8 किलोग्राम्स। तो बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने हाईलाइट अगेन यहां पर कर दिया है। चलिए, तो ये आ गया 78,000, तो ये हो गया, और ये मल्टीप्लाई करना होगा हमें। एक सेकेंड, 22,000, 78 में से डिडक्ट कर देते हैं 22,000, 56 आ गया, 56,000 किलोग्राम्स। अब आ जाते हैं आगे, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। रीऑर्डर लेवल सी का कैलकुलेट करना है। रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, मैक्सिमम लीड टाइम इनटू में मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। मैक्सिमम लीड टाइम देख लेते हैं सी का। मैक्सिमम लीड टाइम सी का है 7 वीक्स। कंजम्पशन रेट देखिएगा, मैक्सिमम 1250 यूनिट्स प्रोडक्ट की, और एक यूनिट को बनाने के लिए सी लग रहा है 6 किलोग्राम। ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 52,500 किलोग्राम्स। 52,500 किलोग्राम्स।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, एवरेज स्टॉक हमें कैलकुलेट करना है ए और बी दोनों का। तो आप मैक्सिमम, सॉरी एवरेज है, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। एक तो ये हो गया। मैक्सिमम कितना है वो चेक करें, ए का मैक्सिमम निकाला है, नहीं। मिनिमम है ए का, यस मिनिमम ए का हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 27,600। चलिए ये तो लिख ही देते हैं 27,600। मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेते हैं अभी, ठीक है। मैक्सिमम हम कैलकुलेट कर लेते हैं नोट लगाकर। चलिए यहाँ इतना स्पेस लिख देते हैं, स्टार मतलब स्टार लगा लेते हैं, और लिखिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए, दैट इज ROQ, मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम कंजम्पशन रेट। ROL ए का कितना है, ROL 60,000, ROQ 12,000 है। मिनिमम लीड टाइम 2 वीक्स, मिनिमम कंजम्पशन 550 यूनिट्स, और एक यूनिट को बनाने के लिए 12 किलोग्राम्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। 72,000 तो ये हो गया माइनस 13,200, डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये आ गया 58,000 किलोग्राम्स। आप ऊपर आसानी से आप लिख सकते हैं 58,800 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 2, राइट। 43,200 आ गया। एक तो तरीका ये है जो कि सही तरीका, अप्रोप्रिएट तरीका है, और लगाकर भी आप लिख सकते हैं एवरेज स्टॉक। दोनों दिखा देंगे बेटर रहेगा। वैसे तो आप निकाल चुके हैं ऊपर, लेकिन दोनों शो कर देंगे दोनों तरीके से, तो वो अच्छा रहेगा। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ। मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है भाई, मिनिमम स्टॉक तो 27,000 था ना, 600, और EOQ 12,000 अभी चेक किया हमने ऊपर, दोनों का सम कर दिया 6 आ गया, मतलब 633 हो गया। चलिए जी एक और बात बन गई है, डी रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करते हैं हम। डी रीऑर्डर लेवल ऑफ डी, मैक्सिमम लीड टाइम इनटू में मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। मैक्सिमम लीड टाइम डी के रिगार्ड में चेक करते हैं। मैक्सिमम लीड टाइम है 3 वीक्स, मैक्सिमम यूनिट्स हैं 1250 यूनिट्स पर वीक, और डी के रिगार्ड में कितना कंज्यूम हो रहा है, 5 किलोग्राम्स। चलिए जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया 18,750। इतना लेवल यदि रॉ मटेरियल डी का आ जाएगा स्टोर रूम में, तो आप फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर देंगे ताकि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज ना हो। मिनिमम स्टॉक डी का, मिनिमम स्टॉक ऑफ डी, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मिनिमम स्टॉक ऑफ डी काफ़ी बार आ चुका है इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में। एवरेज
एवरेज लीड टाइम इनटू में एवरेज कंजम्पशन रेट, इसी को कहा जा सकता है एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन। एवरेज लीड टाइम इनटू में एवरेज कंजम्पशन रेट, इसी को कहा जा सकता है एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन। डी का आरओएल कितना है, आरओएल, डी का आरओएल हमने निकाला, यस अभी तो निकाला, अभी निकाला, अभी निकाला, अभी निकाला, अभी निकाला है 18750। एवरेज लीड टाइम देखिए डी के केस में 2 वीक्स, 900 यूनिट्स, और कितना किलोग्राम है, 5 किलोग्राम्स। 18750 माइनस डायरेक्ट भी कर सकते थे, 9000 आ गया, तो ये आ गया 9750 किलोग्राम्स, दैट्स इट। तो ये एक और अच्छा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बार आरटीपी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आरटीपी में 2019 में आया था फर्स्ट टाइम, अगेन आरटीपी में 2021 में आ गया ये सेम क्वेश्चन, राइट। तो अब क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनन्या लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट एक्स यूजिंग अ रॉ मटेरियल डी। इसका मतलब रॉ मटेरियल यहाँ पर डी है, ये प्रोडक्ट है, ये है फिनिश्ड गुड्स और ये है रॉ मटेरियल, ठीक है जी। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स 2 kg of D is required. Okay जी, 1 kilogram of raw material, sorry 1 unit of product requires 2 kg of raw material. As per the sales forecast conducted by the company, it will be able to sell 10,000 units of product X in the coming year. मतलब सेल यूनिट्स हमें ऑलरेडी गिवन है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज प्रैक्टिस सेशन 2 में। The following is the information regarding the raw material D. Reorder quantity is 200 kilogram less than the economic order quantity. जब डिफरेंस नहीं होता है तो रीऑर्डर क्वांटिटी को ही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर क्वांटिटी दोनों अलग अलग हैं। बात समझ पा रहे हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जितनी आएगी उससे 200 किलोग्राम रीऑर्डर क्वांटिटी कम है। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे 20 किलोग्राम मोर देन दी एवरेज कंजम्पशन पर डे। एवरेज कंजम्पशन पर डे कितना है रॉ मटेरियल का, उससे 20 किलोग्राम ज़्यादा है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे निकलेगा 20 प्लस एवरेज कंजम्पशन पर डे, राइट। एवरेज कंजम्पशन पर डे जितना होगा उससे 20 किलोग्राम ज़्यादा है मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे, ये पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जितनी है उससे 200 किलोग्राम कम है रीऑर्डर क्वांटिटी। देयर इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1000 किलोग्राम, यहां वर्ड आ रहा है किलोग्राम, तो ये ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का है। आगे जी, टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर 4 to 8 days, दैट इज मिनिमम 4 days है, 8 हमारे मैक्सिमम है। यदि हम एवरेज बात करें तो 6 डेज है, ना कि वीक्स, 6 डेज, राइट। तो एवरेज आ जाएंगे 6 डेज। आगे बढ़ते हैं। दी परचेज प्राइस इज ₹125 पर किलोग्राम है। देयर इज एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ, यहाँ यूनिट्स हैं, यूनिट्स हैं, यूनिट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी हमें गिवन है, और कैरिंग कॉस्ट 13.76% है, राइट। टू प्लेस एन ऑर्डर द कंपनी हैज़ टू इनकर 720, इसका मतलब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें गिवन है। फ्रॉम दी अबव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द फॉलोइंग्स इन रिलेशन टू रॉ मटेरियल डी। रॉ मटेरियल के रिगार्ड में हमें रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, और लास्ट में कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी बाई नॉट ऑर्डरिंग द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यदि आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सप्लायर को ऑर्डर प्लेस नहीं किया है तो प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और एक साल में आपको 364 डेज कंसिडर करने पड़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा भी आप चाहें कहना। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हमें फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक गिवन है,
और साथ के साथ सेल्स की यूनिट्स हमें गिवन है, तो हम प्रोडक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। प्रोडक्शन जैसे ही आ जाएगा उसके बाद रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकाला जा सकता है और फिर परचेजेस फाइनली निकाली जा सकती हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट मतलब परचेजेस। सेल्स इस क्वेश्चन में गिवन है, प्रोडक्शन निकाली जा सकती है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकालेंगे हम, उसके बाद फाइनली रॉ मटेरियल परचेजेस, जैसा आप बजट में भी करेंगे। बजटरी कंट्रोल चैप्टर में जब आप प्रोडक्शन बजट बनाते हैं तो उसमें सेल्स बजट पहले बनता है, फिर प्रोडक्शन बजट बनता है, फिर रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनता है, फिर रॉ मटेरियल परचेज बजट बनता है। यहाँ भी हमें सेल्स गिवन है, प्रोडक्शन हमें कैलकुलेट करनी होगी यूनिट्स, उसके बाद रॉ मटेरियल कंजम्पशन, फिर रॉ मटेरियल परचेजेस। ठीक है, चलिए अब आई थिंक आप समझ गए होंगे। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेशन 2 में किया था। दोनों क्वेश्चन पिछले सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से एसोसिएटेड। और ये क्वेश्चन 10 भी काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10। तो देखिएगा, सेल्स यूनिट्स या हम क्वांटिटी कह सकते हैं, वो वैसे गिवन है। कितना गिवन है? आई थिंक 10,000 है ना? यस, 10,000 है। और सेल्स यूनिट्स कैसे निकल सकती हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और सेल्स इस तरीके से आ जाएंगी, ये हमें गिवन है पहले से ही। ओपनिंग स्टॉक हमें अभी हमने रीड किया, ओपनिंग स्टॉक 900 यूनिट्स हैं। प्रोडक्शन बच्चों मालूम नहीं है तो प्रोडक्शन एज इट इज रह देते हैं, ये नील मान लेते हैं। क्लोजिंग के रिगार्ड में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो नील अज्यूम कर सकते हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स को आप नील नहीं अज्यूम कर सकते क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस करेंगे ना, इस वजह से। तो प्रोडक्शन यूनिट्स या आप क्वांटिटी भी कह सकते हैं, दैट इज कितना होगा? 10,000 माइनस 900, दैट इज 9100 यूनिट्स। आगे देखिएगा, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट X EXC that is requires 2 kg of raw material that is D। तो हम यहाँ लिख सकते हैं for 9100 units of product require कितना? 2 kg इनटू में 9100, 18,200 किलोग्राम्स। इसको कहा जाएगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन। इसको कहा जाएगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन। बच्चा पूछ रहा है सर ये पॉइंट समझ नहीं आया। एक यूनिट को बनाने के लिए 2 किलोग्राम की रिक्वायरमेंट है। एक यूनिट को बनाने के लिए फिनिश प्रोडक्ट की 2 किलोग्राम रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। वन यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट रिक्वायर्स 2 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल। हमें कितनी यूनिट्स बनानी है? हमें करंट पीरियड में फिनिश गुड्स की कितनी यूनिट्स बनानी है? 9100 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करनी है फिनिश गुड्स की, राइट। एक यूनिट के लिए 2 किलोग्राम की जरूरत है रॉ मटेरियल की। तो 9100 यूनिट्स के लिए कितना किलोग्राम की जरूरत होगी? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 18,200 किलोग्राम्स। आई थिंक उस बच्चे को जवाब मिल गया। हाँ जी सर, यस। आगे बढ़ते हैं। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ गया, 18,200। और रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैसे निकलता है? हाँ जी, हमें मालूम है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल RM, दैट इज रॉ मटेरियल, इज इक्वल टू 18,200 किलोग्राम्स। परचेजेस अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का हमें गिवन है 1000 किलोग्राम, पॉइंट थर्ड देखें, रेफर करें। क्लोजिंग स्टॉक के रिगार्ड में कुछ मालूम नहीं है तो अगेन ये अज्यूम कर लेते हैं मटेरियल का भी जीरो नील। तो बताइए जरा बच्चों परचेजेस कितनी आएंगी? परचेजेस पर एनम, जिसको ए से हम डिनोट करेंगे 19,200, 18,000 उधर जाकर, सॉरी 17 आएगा, सॉरी 17,200 राइट किलोग्राम्स कहा जाएगा अब इसको। तो ये हमें चाहिए था, ये हमने निकाल दिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस, जिसको आप रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन भी कह सकते हैं, फिर माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तब जाकर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 18,200, तो हमें परचेजेस निकालनी है। बैलेंसिंग फिगर परचेजेस आ जाएंगी 17,200, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक 1000 किलोग्राम उधर जाकर माइनस हो जाएगा 18,200 में से। इस तरीके से 17,200 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं फर्स्ट पॉइंट में। आई थिंक रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, लेकिन पहले आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करें। 2 इंटू में ए इंटू में ओ डिवाइडेड बाई सी, 2 इंटू में ए आ गया 17,200 किलोग्राम्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 720 रुपीज, 720 कैरिंग कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी होगी। परचेज प्राइस है कितना 125 दिया हुआ है, 125 परचेज प्राइस इनटू में 13.76% निकाल लेते हैं इसको और यहाँ पर ही लिख देते हैं 125 इंटू में, ये आ गया 17 रुपी 20 पैसा। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आ गया, एग्जैक्ट आ रहा है, वेरी गुड, एग्जैक्ट आ गया 1200 किलोग्राम्स। अब रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी हम निकाल सकते हैं। देयरफॉर रीऑर्डर क्वांटिटी 200 लेस देन 200 किलोग्राम लेस देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये लिखा हुआ है, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा मैं। तो 1200 200 माइनस करेंगे, दैट इज 1000 किलोग्राम। तो रीऑर्डर क्वांटिटी 1000 किलोग्राम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1200 किलोग्राम। अल्टीमेटली हमें निकालना था फर्स्ट पॉइंट में रीऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज 1000 किलोग्राम्स। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से करें बच्चों, बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये जो रिविजनरी बैच है आप इसको अच्छे से करेंगे, एक एक सेशन को अच्छे से देखेंगे, कॉन्सेप्ट जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको अच्छे से रजिस्टर में मेंटेन करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है ये, RTPs के, MTPs के और पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन, और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के भी मैंने डाले हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, इसीलिए एक एक सेशन को अच्छे से देखें। और YouTube पे है तो एक बार चीज़ें समझ नहीं आ रही तो दोबारा भी देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं आराम से पॉज करके वीडियो को, जितने भी आपके हाथों में जैसा चाहे वैसे कर लो, लेकिन आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। मैक्सिमम बेनिफिट आप तभी उठा पाएंगे। और इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये हमारा सेशन थर्ड है, इसका मतलब फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन यदि आपने नहीं देखा है तो उन दोनों सेशंस को और देखें। उन दोनों सेशंस में मैंने फर्स्ट से लेकर 6 तक क्वेश्चंस कराए हैं, कॉन्सेप्ट भी बताया है, राइट? तो प्लीज़ अच्छे से करें। और कोई डाउट आता है तो जैसा मैंने पहले बताया, हर वीडियो में मैं बताता हूँ लगभग, आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है? इससे मोटिवेशन मिलेगी। और लाइक कर दें, इससे मोटिवेशन मिलेगी मेरे लिए, और मैं ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और अच्छी अच्छी वीडियो आपको बनाऊंगा
और मैटर आपको दूंगा, और कंटेंट दूंगा, ताकि आप आगे जीवन में सफल हो सकें, सीए इंटर आपका क्लियर हो सके फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो प्लीज़ लाइक का बटन भी आप प्रेस कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। राइट, चलिए इतनी तो रिक्वेस्ट है, बाकी बाकी तो बच्चों आप कर ही रहे हैं, जैसी आपकी चॉइस। बाकी मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा यदि आप इसको देखेंगे, कवर करेंगे प्रॉपर तरीके से। बाकी तो देखिए आपकी अपनी चॉइस है। अब हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए हम ऐसा करते हैं, पहले रीऑर्डर लेवल निकाल लेते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो हमने कैलकुलेट कर ली, अब हम रीऑर्डर लेवल निकाल लेते हैं। लेकिन रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए भी हमें बच्चों मैक्सिमम है ना ये चलिए वर्किंग नोट बना लेते हैं, अभी पॉइंट नंबर 2 छोड़कर ना वर्किंग नोट बनाते हैं। एक काम करते हैं, लिखेगा मेरे साथ ही, वर्किंग नोट फर्स्ट, वर्किंग नोट फर्स्ट, एवरेज, शॉर्ट में लिख दिया एवरेज वर्ड को मैंने, एवरेज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, डी पर डे। कैसे निकलेगा? कंजम्पशन है, ध्यान देना, वर्ड है कंजम्पशन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हर पॉइंट पर आप मिस्टेक कर सकते हैं। कंजम्पशन, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हुए हमें एनुअल रिक्वायरमेंट निकालनी होती है। एनुअल रिक्वायरमेंट को ही परचेजेस कहा जाता है। जब हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं होता है तो जितना हमने कंज्यूम किया है हम मान लेते हैं उतना ही हमने परचेज किया है, ठीक है ना। लेकिन जब हमें ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक में से कुछ भी गिवन होता है तो ए का मतलब है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हुए परचेजेस रिक्वायरमेंट। जैसा मैंने यहाँ पे निकाला, कंजम्पशन है 18,200, लेकिन हमें तो परचेजेस की रिक्वायरमेंट है इसलिए 17,200 आया। अब मैं बात कर रहा हूँ एवरेज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज डी पर डे, और एक साल में इन्होंने बताया 364 डेज लेने हैं, तो कंजम्पशन है 18,200 किलोग्राम्स। ये कंजम्पशन है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है इतना, कंज्यूम्ड, और ये कंज्यूम कितने डेज में हुआ होगा? 364 डेज में, एक साल में। तो एक दिन में कंज्यूम कितना हुआ वो निकालना होगा, 18,200 डिवाइड बाय 364, दैट इज 50 किलोग्राम्स पर डे। 17,200 किलोग्राम का यहाँ कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो परचेजेज हैं एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हुए वो यूज हो गई हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कंजम्पशन है, मैं बार बार कह रहा हूँ कंजम्पशन वर्ड है, कंजम्पशन वर्ड है। यहाँ भी मैं कंज्यूम लिख देता हूँ एक बार और हाईलाइट कर देता हूँ, लिखा हुआ तो पहले से ही है। अब आप आते हैं मैक्सिमम। अब एक पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ था क्वेश्चन में, मैक्सिमम, ये वाला, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इज 20 किलोग्राम मोर देन द एवरेज कंजम्पशन पर डे। तो मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं अब, देयरफॉर मैक्सिमम कंजम्पशन, maximum consumption of raw material, that is D per day, ये भी पर डे है, दैट इज कितना? 50 किलोग्राम, जो कि एवरेज है, प्लस 20 ज़्यादा है उससे, तो दैट इज 70 किलोग्राम्स। ठीक है, ये आ गया 70 किलोग्राम। अब वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, ROL कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम लीड टाइम। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्किंग नोट फर्स्ट मैंने क्यों बनाया अलग से। मैक्सिमम लीड टाइम इनटू में मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, ठीक है। मैक्सिमम लीड टाइम यदि देखेंगे तो कितना है, 8 वीक्स है, सॉरी 8 डेज है। और कंजम्पशन मैक्सिमम अभी हमने कैलकुलेट करा 70 किलोग्राम्स, तो ये आ गया 560, है ना। यस, 560 किलोग्राम्स
और कोई वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है यहाँ पर। तो रीऑर्डर लेवल, अब हमें पॉइंट नंबर 2 कैलकुलेट कर सकते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी हो गई, मैक्सिमम स्टॉक लेवल आप निकाल सकते हैं। एक सेकेंड, ए बी था ना, एक काम करते हैं उसको भी ए लिख देते हैं ऊपर, इसको ए लिख देते हैं, ठीक है। ये ए हमने कवर करा हुआ है पहले से ही, रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली हमने। और बाकी फिर वर्किंग नोट्स हैं, ये वर्किंग नोट फर्स्ट है, वर्किंग नोट सेकंड है, ठीक है जी। इसके बाद अब हम पॉइंट नंबर 2 बी पर आते हैं। बी रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम स्टॉक लेवल की, मैक्सिमम स्टॉक लेवल दैट इज रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। अब रीऑर्डर क्वांटिटी इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, अलग है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से, तो रीऑर्डर क्वांटिटी ही लेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम इनटू में मिनिमम कंजम्पशन रेट, मिनिमम लीड टाइम इनटू में मिनिमम कंजम्पशन रेट। तो रीऑर्डर लेवल कितना अभी हमने कैलकुलेट करा 560, रीऑर्डर क्वांटिटी 1000 किलोग्राम, मिनिमम लीड टाइम आई थिंक 4 वीक्स है, यस 4 वीक्स। और मिनिमम कंजम्पशन कितना है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। मिनिमम कंजम्पशन कहाँ है, अच्छा मिनिमम हमें कैलकुलेट करना होगा क्योंकि मैक्सिमम दिया है, चलो कोई बात नहीं, तो हम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम हमें दे दिया, एवरेज निकालना पड़ेगा। चलो इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ, ये काम करता हूँ, स्टार को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। एवरेज कंजम्पशन रेट कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज कंजम्पशन रेट कैलकुलेट होगा मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम एवरेज है 50, मैक्सिमम हमने 70 कैलकुलेट किया, मिनिमम कंजम्पशन रेट हमें मालूम नहीं है, ऊपर तो मैंने शॉर्ट में लिखा मिनिमम कंजम्पशन रेट, इनटू में 2 करेंगे। अभी इतनी जल्दी ना करें, बाद में दिक्कत होगी नहीं इधर, अदरवाइज डिवाइडेड बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप मिनिमम कंजम्पशन रेट ऑफ मटेरियल निकाल सकते हैं। डी दैट इज कितना 100 माइनस 70 दैट इज 30 किलोग्राम्स। तो यहाँ 30 किलोग्राम्स आप लिख सकते हैं, यहाँ भी स्टार लगा सकते हैं। तो ये आ गया 1560, तो ये हो गया माइनस 120 ना, यस 1440 किलोग्राम्स। तो ये एक और रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है। बाकी स्टार की ज़रूरत थी, स्टार हमने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं सी पर। सी है मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना है जी, ओके जी, ओके जी, ओके। सी मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना है, दैट इज रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज लीड टाइम इनटू में एवरेज कंजम्पशन रेट। रीऑर्डर लेवल कितना है, रीऑर्डर लेवल कहाँ है रीऑर्डर लेवल, ये है 560, ठीक है जी 560 किलोग्राम्स। एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन, सॉरी एवरेज लीड टाइम तो 6 डेज है, 6 डेज। और एवरेज कंजम्पशन रेट हमने कैलकुलेट किया था 50 किलोग्राम्स, तो 300, ये आ गया 260 किलोग्राम इस तरीके से कैलकुलेट हो गया। अब आ जाते हैं डी पर। डी की कैलकुलेशन करते हैं क्विकली, ठीक है प्यारे बच्चों, यस सर। डी में तो कुछ ऐसा सच है नहीं। कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी बाय नॉट ऑर्डरिंग EOQ, मतलब हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो नहीं करा, तो हमें कैलकुलेशन करनी है ये सारी चीज़ों की। चलिए तो लिखिएगा स्टेटमेंट शोइंग द इम्पैक्ट
impact of the profitability statement showing the impact of the profitability by not following EOQ। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं भाई यहाँ पर, एक ऑप्शन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का है और दूसरा ऑप्शन है ROQ का। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ROQ का। तो आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना परचेज किया जा रहा है, 17,200 डिवाइडेड बाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1200 है और 17,200 है, बस दूसरा ऑप्शन है ना यहाँ पर 1000 आएगा। तो ये आ गया 17.20, आप जिसको 18 ऑर्डर्स भी कह सकते हैं। ये कितना है ये चेक करना होगा। ये है 14.33, या आप इसको 15 ऑर्डर्स भी अप्रॉक्स कर सकते हैं, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम मैं एग्जैक्ट वाले से ले रहा हूँ, आप दोनों दिखा सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ दोनों दिखा सकते हैं आप। ऑर्डरिंग कॉस्ट 720 थी, यहाँ पर 18 ऑर्डर्स इंटू रुपीज़ 720 कितना आएगा वो मल्टीप्लाई करना होगा। 10,800 तो ये हो गया, और ये है 12,960 ऑर्डरिंग कॉस्ट। करते रहिए बच्चों। अब हम परचेज कॉस्ट तो दोनों जगह सेम रहेगी इसलिए इग्नोर कर देते हैं। परचेज कॉस्ट पर एनम सेम मतलब इररेलेवेंट है इसलिए हमने इग्नोर कर दिया। लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इररेलेवेंट कॉस्ट है, सेम है इसलिए। सी कैरिंग कॉस्ट पर एनम 1200 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में कैरिंग कॉस्ट कितनी थी 17, शायद कुछ मैंने कैलकुलेशन की थी ताकि बार बार ये रही 17 रुपी 20 पैसा। ठीक है जी, नीचे आ जाइए। 17 रुपी 20 पैसा 1000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 17 रुपी 20 पैसा, तो 600 इंटू में 17 रुपी 20 पैसा 10,320। ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस आएगा पॉइंट में, क्योंकि हमने ऑर्डर को अप्रॉक्स कर लिया है, बढ़ा दिया है, इसीलिए डिफरेंस आएगा, डिफर करेगा। और ये है 8600, दोनों का सम आप कर सकते हैं। 8600 प्लस 12,960, ये आ गया 21,560। इस केस में 10,320, 10,800, ये आ गया 21,120। आप दोनों भी लेके चल सकते हैं, मतलब दोनों क्या 14.333 ऑर्डर्स इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, और जैसा मैंने आपको यहाँ पर 14.33 की जगह 15 कर दिया है, तो आप और लगा के लिख सकते हैं, दो आंसर आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कॉस्ट पर एनम तो आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट incurred due to not ordering EOQ। कितना है डिफरेंस कर लो, 440। तो ये आपको प्लीज़ ध्यान देना है। इस तरीके से ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप आराम से देख सकें। देखिए प्लीज़,
चलिए बच्चों, नोट डाउन कर लिया। आगे एक टॉपिक और हम डिस्कस करते हैं। छोटा सा टॉपिक है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का, या रेट भी आप कह सकते हैं, या मटेरियल टर्नओवर रेशो भी कह सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्विकली। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या रेट, शॉर्ट में हम इसको ITR भी कह सकते हैं। ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या मटेरियल टर्नओवर रेशो या रेट आप कह सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की हेल्प से हम जान पाते हैं कि कौन सा रॉ मटेरियल फास्ट मूविंग है और कौन सा रॉ मटेरियल स्लो मूविंग है। ठीक है, इट शोज हाउ फास्ट वन रॉ मटेरियल इज इशू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टोर रूम। कितनी जल्दी रॉ मटेरियल स्टोर रूम से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, फैक्ट्री को इशू हुआ। जितनी जल्दी होगा उतना ही बेटर होगा, क्योंकि यदि ज़्यादा दिनों तक स्टोर रूम में रॉ मटेरियल रखा होगा तो रखने की कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, ऑब्सोलीट होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। इसी वजह से रॉ मटेरियल जितनी जल्दी स्टोर रूम से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू हो जाए उतना ही बेटर होता है, उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैसे निकलेगा? स्टोर रूम से रॉ मटेरियल जा रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को या फैक्ट्री को, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस रॉ मटेरियल का क्या करेगा? यूज़ करेगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फैक्ट्री यूज़ करेगी, कंज्यूम करेगी। और स्टोर रूम में हम नॉर्मली एवरेज स्टॉक रखते हैं, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकलेगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बाय द फैक्ट्री या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड इन स्टोर रूम, मतलब कंजम्पशन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। इस तरीके से आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकाल सकते हैं। ये नॉर्मली टाइम्स में निकलता है। और इसके अलावा कभी कभी आपको इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। वो निकालने के लिए आप यदि डेज में निकाल रहे हैं तो 365 डेज, वीक्स में निकाल रहे हैं तो 52 वीक्स, मंथ्स में निकाल रहे हैं तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जिसको मैंने यहाँ पर ITR बोला है। फास्ट मूविंग मटेरियल, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फास्ट मूविंग मटेरियल बताइए, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की हेल्प से आप बता सकते हैं। जिस मटेरियल के रेस्पेक्ट में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हायर होगा वो फास्ट मूविंग मटेरियल होगा, या हम कह सकते हैं लोअर इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड होगा, मतलब कम दिनों तक स्टोर रूम में रॉ मटेरियल रखेंगे, इसका मतलब जल्दी इशू हो गया, तो वो मटेरियल फास्ट मूविंग मटेरियल कहलाएगा। बात समझ रही है? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ब्रीफली मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। फॉर्मूले बता दिया आपको कि इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को। ठीक है प्यारे बच्चों, बस अब हम क्वेश्चन डील करते हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं RTP वगैरह के। एग्जाम का क्वेश्चन है मई 2018 का, क्वेश्चन 11 5 मार्क्स का आया था, और क्वेश्चन 12 RTP नवंबर 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन और हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं रिटर्न फॉर्म में। The following details are provided by Messer SKU for the year ended 31st March 2018। मटीरियल दो दिए हुए हैं हमें, मटीरियल M और मटीरियल R। ओपनिंग स्टॉक गिवन है और ये क्लोजिंग स्टॉक गिवन है और यहाँ परचेजेस गिवन है। इसका मतलब इन तीनों की हेल्प से हम रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल सकते हैं। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो एवरेज स्टॉक आ सकता है। पहला पार्ट है किसका? टर्नओवर रेशो ऑफ बोथ द मटेरियल, और दूसरे केस में हमें बताना है फास्ट मूविंग मटेरियल। राइट, चलिए शुरू कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्विकली हो जाएगा। क्वेश्चन 11। आज का सेशन थोड़ा सा थोड़ा सा लंबा होगा, बाकी अभी 133 हो रहे हैं, 134 हो गए, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट में मैं जल्दी से इसको रैप अप कर देता हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि शॉर्ट सेशन रहेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, इसी वजह से। तो फर्स्ट पॉइंट है कॉम्प्यूटेशन ऑफ इन्वेंट्री, ब्रैकेट में आप मटेरियल भी लिख सकते हैं, मटेरियल टर्नओवर रेशो, मटेरियल M, मटेरियल N।
पर्टिकुलर्स। तो क्विकली निकालते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 6 लाख, और इस केस में 10 लाख प्लस परचेजेस 9,50,000, 18,40,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 450 और 7,25,000। तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड। ये माइनस होगा 6 लाख प्लस 9,50,000 माइनस 4,50,000, दैट इज 11 लाख आ गया ये। नेक्स्ट केस में 18, 40, 10, ये आ गया 21 लाख 15,000, 21 लाख 15,000, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ए मान लेते हैं इसको। अब आ जाते हैं आगे, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है ये। अब आप क्विकली एवरेज स्टॉक ही निकाल लेते हैं ना डायरेक्ट। एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, तो ये है 6 लाख। डायरेक्ट करता हूँ मैं, डायरेक्टली कर देता हूँ कैलकुलेशन, ठीक है। तो 10 लाख आ गया, 10,50,000 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 5,25,000। डायरेक्ट कर देता हूँ बच्चों में, 5,25,000। और इस केस में होगा 17,25,000 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 8,62,500। इसको आप बी अज्यूम कर सकते हैं। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं मटेरियल टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल, मतलब ए डिवाइडेड बाई बी। तो जी 11 लाख को डिवाइड कर देंगे हम 5,25,000 से, 5,25,000, तो ये आ गया, एग्जैक्ट तो आ नहीं रहा ये, तो हम इसको 2.09 टाइम्स लिख सकते हैं। और इस केस में 5,000/62,500, ये आ गया 2.45 टाइम्स। तो ये आ गया, और ये अब इस तरीके से बात बन गई। फास्ट मूविंग कौन सा है? फास्ट मूविंग है मटेरियल एन, ठीक है, ये फास्ट मूविंग है, ये फास्ट मूविंग है। मैं एक काम करता हूँ, एक और पार्ट निकाल देता हूँ, ये फास्ट मूविंग है। दूसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री, मटेरियल भी वर्ड लिख सकते हैं, इन्वेंट्री या मटेरियल होल्डिंग पीरियड, डेज में निकालेंगे क्योंकि 1 ईयर में डेज यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है ना, डेज में निकाल लेते हैं। इन डेज 360 डेज डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 360 डिवाइडेड बाई 2.09, 360 डिवाइडेड बाई 2.45। क्विकली निकाल लेते हैं। 360 डिवाइडेड बाई 2.09, दैट इज 172, 172.25।
डेज, मतलब जो मटेरियल एम है उसको आपने स्टोर रूम में 172.25 डेज रखा, उसके बाद इशू करा फैक्ट्री को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और दूसरे वाले को 146.94 कर सकते हैं डेज। तो फास्ट मूविंग कौन सा हो गया? फास्ट मूविंग ये वाला मटेरियल है, फास्ट मूविंग, ये फास्ट मूविंग मटेरियल है, दैट्स इट। क्योंकि कम पीरियड तक होल्ड करके रखा है, तुरंत तो नहीं कहेंगे, लेकिन यदि हम कंपेयर करें तो एन फास्ट मूविंग है और ये वाला स्लो मूविंग है मटेरियल एम। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आरटीपी के क्वेश्चन को जरा चेक कर लेते हैं, वैसे तो कर सकते हैं इसको। दी फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटीरियल एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है, परचेजेस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, उसके बाद नंबर ऑफ डेज फॉर विच द इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, मतलब वही इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करना है। कर देते हैं कैलकुलेशन जल्दी से। क्वेश्चन 12 कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, इसका ए पार्ट है पहला, दैट इज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, cost of raw material consumed divided by cost of average stock of material, that's it। तो ओपनिंग स्टॉक मैं कैलकुलेशन कर दूं डायरेक्ट, यस, 9 लाख 170 लैक्स माइनस 11 लाख, ये आ गया 168 लैक्स, ये आ गया 168 लैक्स। एवरेज स्टॉक निकालने के लिए 9 लाख 10 लाख आएगा, 9 प्लस 11 20 10 लाख आएगा, ये भी रुपीज़ में है, तो 168, ये आ गया 16.80 टाइम्स। ए पार्ट हो गया। अब फर्स्ट का बी पार्ट करेंगे, इसको हम कह सकते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इन डेज। डेज कुछ लिखा हुआ है, यदि कुछ नहीं लिखा तो 365 डेज नॉर्मली लिए जाते हैं, वही लेंगे। पिछले क्वेश्चन में 360 डेज लिखे हुए थे, इसलिए 360 लिए। 16.80 टाइम्स, जीरो ना लगा के सिंपली 80 टाइम्स, 16.8 टाइम्स, राइट। बात तो एक ही है वैसे तो। चलिए जी, तो 365 डिवाइडेड बाई 16.8 दैट इज 21.72 कर सकते हैं, 73 डेज। ठीक है, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं क्या है। सेकंड पॉइंट में कुछ नहीं था इसमें, तो सेकंड पॉइंट कह रहा है इंटरप्रेट द रेशियो कैलकुलेटेड एज अबव इफ द इंडस्ट्री इन्वेंट्री टर्नओवर रेट इज 10। भाई हमारा बेटर है, हमारा 16.8 टाइम्स है। हमारी कंपनी का जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो 16.8 टाइम्स है और इंडस्ट्री का 10 है, तो हम बेटर सिचुएशन में इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। यही लिखना है हमें सेकंड पॉइंट में, तो लिखेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फॉर मटेरियल एक्स इज 16.8 times, which means that an inventory item takes only 21.73 days or 22 days approx to issue from store to
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आगे कंपनीज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो शॉर्ट में लिख दिया इज बेटर देन दी इंडस्ट्री। चलिए मिलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू।